अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोजन का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो एक पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वाटर की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने हॉट वाटर, सॉफ्ट वाटर सारा डिस्कस किया था। नाउ जो इसका दूसरा टॉपिक है दैट इज, तो तीन टॉपिक्स मैंने कहे थे आपको। हाइड्रोजन में हमारे पास तीन टॉपिक्स है, एक तो है डाईहाइड्रोजन, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज वाटर, वो हमने कंप्लीट किया, और तीसरा टॉपिक जो है दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आज हमारा टॉपिक होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड that is H2O2, 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 this is hydrogen peroxide. Now starting from the preparations, पहले हम देखेंगे preparation of hydrogen peroxide. Number one, preparation of hydrogen peroxide, preparation of H2O2, preparation of H2O2 hydrogen peroxide. तो नंबर वन प्रिपरेशन जो है हम इसको बनाते हैं एसिडिफाइंग, बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड को हम एसिडिफाई करेंगे, बेरियम पेरोक्साइड। तो यहां से मैं रिएक्शन लिखूंगा, बेरियम पेरोक्साइड जो होता है वो होता है BaO2, 8 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम एसिडिफाई करेंगे, यानी कि हम इसको H2SO4 डालेंगे, या कोई भी एसिड यहां पे हम डालते हैं। टेक्स्ट बुक ने सल्फ्यूरिक एसिड दिया, लेकिन यहां पे हम फास्फोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, यहां हमें कार्बोनिक एसिड भी डाल सकते हैं, यानी कि हमें ये एसिडिफाई करना है, ये सॉल्यूशन दैट इज बेरियम पेरोक्साइड। ठीक, तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे रिएक्शन होती है, ये बनाता है BaSO4 एंड इट फॉर्म्स H2O2। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लस यहां से वाटर भी बन जाता है। ठीक, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन सिंपल वर्ड्स तो हम ऐसे इसको लिखेंगे BaO2 ये वाला, और यहां से H2SO4, यहां से हम क्या करेंगे, इन दो को मिला देंगे, तो यहां से O2 यहां से H2, तो बन जाएगा H2O2। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने एसिडिफाई किया, किस सॉल्यूशन को एसिडिफाई किया, हमने किया बेरियम पेरोक्साइड को हमने एसिडिफाई किया, वहां से हमें मिल गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इट इज सिंपली BaO2, यहां से H2SO4, यहां से H2, यहां से O2, तो यहां से हमें मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पहला प्रिपरेशन है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नाउ सेकंड प्रिपरेशन जो है, नाउ हम सेकंड प्रिपरेशन की ओर जाएंगे। सेकंड प्रिपरेशन नंबर टू, सेकंड प्रिपरेशन जो है हम ऑब्टेन करते हैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फ्रॉम परऑक्सो डाइसल्फेट, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, हम इसको बनाते हैं फ्रॉम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला होता है H2S2O8। दिस इज आल्सो कॉल्ड, और इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड, इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड। लेकिन कैसे बनाते हैं, इसमें स्टेप्स है। तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। किसको ऑक्सीडेशन करते हैं, हम करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन इज हम करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, ठीक, तो इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हम इसका करते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन कहां पे होता है बेटा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, ये मैं 2 टाइम्स लूंगा, एक्वियस सॉल्यूशन होगा इसका। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स H2S2AO8, इट फॉर्म्स परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यही है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
दिस इज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इस परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। नाउ इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, गौर से देखिए बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, तो हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस का कैसे हो जाएगा। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, एस यहां से ओ, यहां से ओ, यहां से एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहां से ओ एच, यहां से डबल बॉन्ड ओ, यहां से ओ एच, यहां से डबल बॉन्ड ओ। गौर से देखिए बेटा, हमें इसका करना है हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर ऐड करना है। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये यहां पे ब्रेक हो जाता है, ये यहां पे ब्रेक हो जाता है, यहां पे ब्रेक हो जाता है। जब हम वाटर ऐड करते हैं ओ एच यहां चला जाता है और एच जो है वो यहां चला जाता है वाटर का, ठीक। और यहां से भी यहां पे ब्रेक होता है, एच चला जाता है यहां पे और ओ एच जो है वो इसके साथ चला जाता है। ओ एच इसके पास गया, ओ एच इसके पास गया, एच जो है वो इसके पास गया, एच जो है वो इसके पास गया। तो यहां से क्या बनेगा, तो जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये बन गया H2SO4। तो यहां से बन गया H2SO4। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2। तो यहां से बन जाएंगे ट्वाइस H2SO4 बन जाएंगे, ये वाले प्लस बन जाएगा ये वाला HOOH, that is H2O2। This is H2O2। तो ये बन गया दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो कैसे बनाया हमने, असल में हमने बनाया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर मैंने बनाया, उसको हमने किया इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। उसको वो कहां से बनाया हमने किया इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फेट को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया। उसके बाद जब परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, इसको हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के दौरान जो है वहां से बन गया H2O2, वहां से बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ ये जो मेथड है, इस मेथड से हम D2O2 भी बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ D2O2। तो नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करूंगा दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेरेटेड पेरोक्साइड D2O2। जैसे H2O2 होता है, हाइड्रोजन के बदले इसका आइसोटोप लेंगे ड्यूटेरियम, यानी कि D2O2 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं बेटा K2S2O8। इट इज पोटेशियम साल्ट ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसको लिखूंगा पोटेशियम साल्ट ऑफ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम साल्ट है। आप इसको क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, D2O ऐड करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऐड करते हैं कैसे, हम इसको ड्यूटेरेटेड वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो अभी मैंने ऐसे ही कहा, तो ऐसे बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, यहां से O, यहां से O, यहां से S डबल बॉन्ड O, यहां से अब बन जाएगा O नेगेटिव K पॉजिटिव, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से O माइनस K पॉजिटिव, पोटेशियम साल्ट है, डबल बॉन्ड O। उसके बाद हम यहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेकिन अब यहां पे D2O होगा, यहां से OD रहेगा, यहां से D रहेगा, ठीक। और यहां से D रहेगा, यहां से OD रहेगा। तो OD इसको चला जाएगा, OD इसको चला जाएगा, और ये D जो है इसके साथ मिलेगा, ये D इसके साथ मिलेगा। तो क्या बन गया, हमें बन गया KD। मैं लिखूंगा KD S1 2 3 4, KDSO4 बन गया। कितने बार, 2 टाइम्स, प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया D2O2, यहां से बन गया D2O2। तो ड्यूटेरेटेड पेरोक्साइड बन गया D2O2। दिस इज द सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इससे हमने D2O2 भी बनाया इस मेथड से। नाउ अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं। नंबर थर्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल यानी कि कमर्शियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2। H2O2 का कैसे किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो यहां पे क्या किया जाता है, इस मेथड में ऑटो ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू अल्काइल
एंथ्रोक्विनोल्स, एंथ्रोक्विनोल्स QUINOLS, इनका ऑटो ऑक्सीडेशन किया जाता है। किनका? 2 एंथ्रोक्विनोल्स का। 2 एंथ्रोक्विनोल का स्ट्रक्चर में मैं पहले लिखूंगा ऐसे, 2 अल्काइल, 2 अल्काइल, 2 अल्काइल, एंथ्रोक्विनोल, एंथ्रोक्विनोल, 2 अल्काइल एल्थोक्विनोल, इसको ऐड किया जाता है, ऑक्सीडेशन इसको की जाती है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ, इसको ऑक्सीडेशन की जाती है बेटा। और यहां से क्या बन जाता है? यहां से बन जाता है बेटा दिस वन, यहां से बन जाता 2 अल्काइल, 2 अल्काइल, एंथ्रोक्विनोन बन जाता है, एंथ्रोक्विनोन बन जाता है, प्लस बन जाता है H2O2, H2O2, ठीक। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे या पैलेडियम हम ऐड करेंगे यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी बन जाती है। नाउ अब यहां से इसका स्ट्रक्चर जो है 2 एंथ्रोक्विनोल जो होता है बेटा वो ऐसे होता है। दिस इज 2 एंथ्रोक्विनोल, दिस वन, व्हाट हैपेंड टू दिस, इसको क्या हो गया? टू एंथ्रोक्विनोल, मैं यहां फिर से बनाऊंगा 2 एंथ्रोक्विनोल, 2 एंथ्रोक्विनोल हम बनाएंगे यहां पे, इसमें हम लेते हैं 2 इथाइल C2H5, दिस इज 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोल, OH एंड OH। अल्काइल के बदले यहां पे इथाइल है, तो दिस इज 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोल। तो इसको क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की दिया जाता है, ये वापस भी चला आएगा वापस इसमें H2 इन प्लस पैलेडियम, तो यहां पे क्या दिया? एंथ्रोक्विनोन बन जाता है। यहां से ये बन जाता है 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोन बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से इथाइल 2C2H5 प्लस यहां से बन जाएगा H2O2, ठीक। तो ये वापस बन सकता है, ये साइक्लिक रिएक्शन हो सकती है यहां पे। तो यहां से भी हमने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम 2 एंथ्रोक्विनोल्स, या हमने 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोल हमने लिया, ठीक। नाउ अब इसके बाद दीज आर द प्रिपरेशंस, तो 3 प्रिपरेशंस हमने डिस्कस किए। मैं फिर से बता दूंगा 3 प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए। तो नंबर 1 हमने प्रिपेयर किया बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड को हम एसिडिफाई करेंगे, बेरियम पेरोक्साइड को H2SO4 डालेंगे हम। तो मैंने कहा शॉर्ट में BaO2 एंड H2 या मिला देंगे तो यहां से बन जाएगा H2O2 प्लस बेरियम सल्फेट, ये पहला प्रिपरेशन। दूसरा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से बना सकते हैं, लेकिन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहां से बन जाता है? ये खुद बन जाता है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन से, उसको ने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो उसके बाद इस पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन किया जाता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है, तो यहां से OH मिलता है, इसको OH, इसको तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2 मिलता है। नंबर थर्ड हमने कहा ये जो मेथड है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इससे हम D2O2 भी बना सकते हैं। तो हमने पोटेशियम साल्ट लिया, किसका? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक, इसको D2O2 ऐड किया, तो हाइड्रोलिसिस किया इसको, तो यहां से D2O2 बन गया, ठीक। तो D2O जब हैवी वाटर, हमने इसको हैवी वाटर से हमने इसको हाइड्रोलिसिस किया, वहां से बन गया D2O2। Now the next reaction is industrial preparation, जो हमने कहा, मैंने कहा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्रोक्विनोल्स को हम ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया? 2 अल्काइल के बदले हमने 2 इथाइल लिया, तो ऑक्सीडेशन करेंगे 2 अल्काइल एंथ्रोक्विनोल प्लस H2O2, तो जिससे एंथ्रोक्विनोल अल्काइल, ये इथाइल एंथ्रोक्विनोल है, ऑक्सीडेशन किया हमने, तो यहां से इथाइल अल्काइल एंथ्रोक्विनोन बन गया, डबल बॉन्ड और डबल, दिस कॉल्ड क्विनोन, और यहां से H2O2 बन गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज, अगर हम प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे, ये जो H2O2 है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। तो H2O2 जो होता है बेटा, H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, ये आमतौर पे कलरलेस होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ठीक, ये कलरलेस होता है। इसका वेरी लाइट ब्लू, थोड़ा सा विद वेरी लाइट ब्लू कलर, ठीक, वेरी लाइट ब्लू कलर इसमें होता है, थोड़ा सा इसका ब्लूइश टिंज होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये कलरलेस ही होता है, ठीक। एंड दिस H2O2 इज मिसिबल विद वाटर, H2O2 इज मिसिबल H2O2 is miscible with water in all proportions, in all proportions, ये वाटर के साथ मिसिबल होता है हर एक प्रपोर्शन में, ठीक।
तो एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेट, एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेट, ये हाइड्रेट बनाता है, ये हाइड्रेट बनाता है। कौन सा हाइड्रेट बनाता है? इट फॉर्म H2O2 डॉट H2O। दिस इज द हाइड्रेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रेट है। और इस हाइड्रेट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस हाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 221 केल्विन, इस हाइड्रेट का होता है, जो मैंने कहा यहाँ पे। तो और अगर हम देखेंगे ये जो H2O2 है, इट इज मार्केटेड एज 30%, ये 30% H2O2 भेजा जाता है। 30% H2O2 इज कॉल्ड 100 वॉल्यूम, ये 100 वॉल्यूम कहलाता है। 30% ये जो हम परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ या परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है वो हम आगे देखेंगे, कैलकुलेशन में देखेंगे। लेकिन ये जो है ये 30% H2O2 का मतलब होता है 100 वॉल्यूम, ठीक। और अगर हम लेंगे 3% H2O2, 3% H2O2 का मतलब होता है 10 वॉल्यूम। तो 3% H2O2, 3% ज्यादातर इसी में मार्केटिंग इसकी की जाती है। 3% as 3% इट मींस 10 वॉल्यूम ऑफ दिस H2O2, ठीक। 30% का मतलब होता है 100 वॉल्यूम, 3% का मतलब होता है 10 वॉल्यूम, जो हम आगे भी देखेंगे। आगे हम इसका कैलकुलेशन भी करेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नाउ अगर हम देखेंगे H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट, H2O2 अगर हम देखेंगे H2O2 जो है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे वो पानी से कम होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 272.4 केल्विन, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O2, ठीक। अगर हम H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वो होता है ऑलमोस्ट 424 केल्विन होता है, दैट इज इक्वल टू 424 ने 423। तो अगर इसका हम देखेंगे 423 केल्विन जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे। तो स्लाइटली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का होता है 273, लेकिन इसका होता है 272.4, थोड़ा सा कम होता है वाटर से। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज्यादा होता है, इसका होता है 423 केल्विन। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2। H2O2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो हमने डिस्कस किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। नाउ अब मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, तो ये वाला जो H2O2 है, H2O2 जो है H2O2, इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। दिस इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। H2O2 इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एंड ये जो H2O2 है इसका होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट हैज एन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज एन open book like structure, it has an open book like a structure, open book like structure इसका होता है। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में हमें इसमें देखना है डायहेड्रल एंगल क्या होता है, तो वो चीज हम देखेंगे बेटा, इसका डायहेड्रल एंगल क्या होता है। तो यहां मैं बनाऊंगा इसका दिस डायहेड्रल एंगल, तो मैं ड्रा करूंगा डायहेड्रल एंगल, इसको मैं ड्रा करूंगा H2O2 को। तो मैं यहां बनाऊंगा H2O2, तो मैं ऐसे बनाऊंगा H2O2। तो ये दो फेज में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड फेज में, गैस फेज में एग्जिस्ट करता है और सॉलिड फेज में। तो ये दो डायहेड्रल एंगल हमें याद रखने हैं। तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है? डायहेड्रल एंगल होता है एंगल बिटवीन प्लेन्स, वो चीज हमने देखना है इसमें डायहेड्रल एंगल क्या है। नाउ दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है। तो मैंने फिलहाल बनाया ये वाला, अब मैं इसका प्लेन बना ताकि आपको समझ में आएगा ये डायहेड्रल एंगल क्या होता है। मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा ये वाला, यस। तो ये वाला जो है यहां से ये जो एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल, ठीक। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैं यहां से बुक लाऊंगा, ये वाली हमारे पास बुक है। देखिए बेटा, ये बुक है मेरे पास, ये बुक है मेरे पास। तो मैंने कहा इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये बुक मैंने ओपन की, तो
नाउ दिस इज द ओपन बुक, ये ऐसे ओपन बुक है। तो ये जो एंगल है, ये वाला प्लेन जो ये वाला है ऊपर वाला, ये वाला जो है ये वाला, ठीक, और ये वाला जो है यहां से, तो इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल बन गया वो बन गया डायहेड्रल एंगल। यानी कि ये वाला जो है एंगल जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एंगल है, दिस इज द डायहेड्रल एंगल। यही डायहेड्रल एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है? इट मे बी लाइक दिस, और ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नॉन प्लेनर, क्योंकि नॉन प्लेनर का मतलब ये एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में, ये वाला ये एक प्लेन में है और ये वाला एक प्लेन में, तो बन गया नॉन प्लेनर। तो ये वाला इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज अ डायहेड्रल एंगल। ये डायहेड्रल एंगल है, दिस इज द डायहेड्रल एंगल, ये इसका डायहेड्रल एंगल है, ये इसका डायहेड्रल एंगल है। डायहेड्रल एंगल हमें याद रखना है। तो इसके दो फॉर्मूला थे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये गैस फेज का स्ट्रक्चर, गैस फेज का स्ट्रक्चर होता है। गैसियस फेज में इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, ठीक। तो गैसियस फेज में इसका जो डायहेड्रल एंगल आएगा वो होता है 111 पॉइंट समथिंग, 111.2 होता है शायद, ठीक। तो यहां पे जो एंगल होता है दैट इज 111.2 डिग्री होता है यहां पे डायहेड्रल एंगल, ठीक। नाउ इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड फेज में होता है। तो सॉलिड फेज में भी हम बनाएंगे, तो सॉलिड फेज भी हम इसका बनाएंगे, सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज बनाएंगे, सॉलिड फेज में क्या आएगा? तो मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ये यहां से हाइड्रोजन है, ये यहां से हाइड्रोजन है। नाउ अब मैं यहां पे डायहेड्रल एंगल बनाऊंगा, डायहेड्रल एंगल। तो ये ऐसे करूंगा मैं, ऐसे ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां से ऐसे करूंगा, यहां से ऐसे, तो दिस इज लाइक दिस, ये वाला। तो ये यहां से बन गया डायहेड्रल एंगल, ठीक। दिस स्ट्रक्चर इज इन सॉलिड स्टेट। ये वाला जो है ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज। और यहां पे किस टेम्परेचर पे होता है? ये होता है 110 केल्विन पे। तो ये वाला जो है मैं यहां लिखूंगा, ये सॉलिड फेज में होता है, ये सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड फेज। और यहां पे 110 केल्विन जो होता है इसका, 110 केल्विन सॉलिड फेज, उस पे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता। और यहां पे जो डायहेड्रल एंगल है, यहां पे जो डायहेड्रल एंगल है दैट इज 90.2 डिग्री, 90.2 डिग्री। यानी कि सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कम होता है एज कंपेयर टू गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में 111.2 नहीं होता बेटा, इट इज 111.5 डिग्री, 111.5 डिग्री। और गैसियस फेज में, जो सॉलिड फेज में इसका जो डायहेड्रल एंगल होता है दैट इज 90.2। तो याद रखना, सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कम होता है एज कंपेयर टू गैसियस फेज। गैसियस फेज में डायहेड्रल एंगल ज्यादा होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, जो मैंने कहा इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इट हैज एन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। ये चीजें आप याद रखो, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और ये भी आपको पता होगा, ये चीज तो सभी को पता होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, बिकॉज देयर इज पेरोक्साइड लिंकेज, ये -1 है। तो ये -1, ये -1, इसकी वजह से ये +1 आएगा, इसकी वजह से ये +1 आएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पेरोक्साइड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। ये पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -1, वो -1 होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, हम केमिकल प्रॉपर्टी अब इसके डिस्कस करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो H2O2 है, it acts as an oxidizing agent, acts as an oxidizing as well as, मैं लिखूंगा साथ में, as well as reducing agent, as well as reducing agent, as well as reducing agent। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक। डिफरेंट मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम एंड इन अल्कलाइन मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, in acidic medium, in acidic medium, and in alkaline medium, and in alkaline medium,
एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम जो है उसमें ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. तो पहला रिएक्शन हम देखेंगे, नंबर वन, it acts as an oxidizing agent. ठीक, ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसके. इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो नंबर 1 में लिखूंगा इन एसिडिक मीडियम. पहले हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस. तो H2O2 जो है वो खुद रिड्यूस जो होता है वो होता है वाटर में रिड्यूस, क्योंकि H2O2 में H2O2 जो होता है H2O2 यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो इसको रिड्यूस होना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूस हो जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर में -2 बन जाएगा, तो -1 से -2 बन जाएगा. लेकिन किस चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, इट ऑक्सीडाइजेस, मैं लिखूंगा यहाँ पे इट ऑक्सीडाइजेस आयरन 2 प्लस इन एसिडिक मीडियम में लिखूंगा H+ और यहां से लिखूंगा H2O2. तो ये आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज करता है इनटू आयरन 3+. That is why it acts as an oxidizing agent. खुद क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, वाटर में रिड्यूस हो जाएगा. ठीक, तो खुद तो रिड्यूस हो गया. नाउ इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फाइड को. इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट. ये लेड सल्फेट में इसको ऑक्सीडाइज करेगा, प्लस यहां से वाटर. लेकिन मीडियम कौन सा होगा, मीडियम होगा एसिडिक मीडियम. यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे -2 आएगा, सल्फेट में सल्फर का +6 आएगा, तो +-2 से +6 आ गया, यानी कि इसने इसको सल्फर को ऑक्सीडाइज किया. खुद क्या हो गया, खुद इसका -1 है तो यहां से चला गया -2 में, खुद ये रिड्यूस हो गया. ठीक, तो एसिडिक मीडियम में इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट किया. नाउ अब हम बेसिक मीडियम में देखेंगे, बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन करेगा. बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. नंबर 2 मैं लिखूंगा इन बेसिक मीडियम. तो दोनों मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, वहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. फिलहाल हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की देखते हैं. ठीक, तो एसिडिक मीडियम में हमने देखा, ना बेसिक मीडियम में हम देखेंगे. तो बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, Fe2+ को अगेन Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता है इनटू Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है Fe3+, और यहां से देगा ये OH-. ठीक, तो यहां से इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, आयरन 2+ को आयरन 3+ में, खुद रिड्यूस हो गया. यहां पे ऑक्सीजन में -2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर OH- में. ठीक, नाउ इट ऑक्सीडाइजेस Mn2+ को ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, Mn4+ में ऑक्सीडाइज करता है, Mn4+ प्लस OH-. दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम. तो यहां पे हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, तो यहां पे भी इसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाया आयरन 2+ आयरन 3 में, दैट इज ऑक्सीडेशन. Mn2+ जो है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू Mn4+, ये Mn4+ में कन्वर्ट हो गया. ठीक, नाउ अब इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे, H2O2 के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे. नाउ नंबर 2 इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2. reducing properties of H2O2. H2O2 के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे. तो इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और बेसिक मीडियम में भी एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ इन एसिडिक मीडियम, नंबर 1 मैं लिखूंगा एसिडिक मीडियम में क्या करेगा. इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में अगर हम देखेंगे MnO4-. ठीक, तो H+ ये एसिडिक मीडियम है, तो H2O2 यहां से गौर से देखिए बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज पर मैग्नेट, यहां पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +7, यहां पे +7 है. ठीक, तो इसको क्या करेगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक, इसको ये रिड्यूस करता है, तो रिड्यूस किस में करेगा, ये इसको रिड्यूस करता है Mn2+ में.
तो दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको रिड्यूस किया, खुद क्या हो जाएगा, खुद होता है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये O2 बनाएगा। चूंकि यहाँ पे -1 है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो ये किसमें चला गया, ये 0 में चला गया, प्लस ये बनाएगा H3O प्लस, यहां से बन जाएगा यहां से, ठीक। तो इसका खुद क्या हो गया, खुद हो गया इसका ऑक्सीडेशन। दूसरे को क्या किया, दूसरे को इसने रिड्यूस किया, ये पहले रिएक्शन है। नाउ नंबर 2 इज HOCl। HOCl यहां पे हम लिखेंगे वाटर, H3 प्लस नहीं, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नंबर 2 इज it reduces, ये किसको रिड्यूस करता है, it reduces HOCl को ये रिड्यूस करता है एसिडिक मीडियम में, इसको रिड्यूस करता है, किस में रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस दिस HOCl इनटू, ये इसको रिड्यूस करता है Cl माइनस में, इसको Cl माइनस में रिड्यूस करता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो HOCl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक। तो इसको रिड्यूस किया, +1 से ये किस में चला गया, ये -1 में चला गया, एंड इट गिव्स O2, और यहां से वाटर भी मिलता है, ठीक। तो खुद क्या हो गया, खुद यहां से ये H2O2 सॉरी, तो ये -1 है, -1 से ये 0 में चला गया, ठीक। तो खुद हो गए ये ऑक्सीडाइज, दूसरे को किया इसने रिड्यूस, लेकिन कौन सा मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम है। नाउ उसके बाद हम देखेंगे बेसिक मीडियम में क्या करेगा। बेसिक मीडियम में नाउ अब हम देखेंगे बेसिक मीडियम, नंबर 2 हम लेंगे, नंबर B हम लेंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। हमें अलग अलग रिएक्शन देखने हैं, एसिडिक मीडियम के भी और बेसिक मीडियम के भी रिएक्शन देखने हैं, ठीक। तो हमने इसका रिड्यूसिंग रिएक्शंस देखा इन एसिडिक मीडियम। नाउ हम देखेंगे रिड्यूसिंग रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम इसकी क्या रिएक्शंस है। नाउ यहां से MnO4 माइनस जो है, तो अगर इसको H2O2 ऐड करेंगे, H2O2 ऐड करेंगे, सिंस अभी मैंने कहा यहां पे जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 को कन्वर्ट ये करता है MnO2, ये इसको +4 में कन्वर्ट किया, यानी कि इसने इसको रिड्यूस किया, दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ये 0 में चला जाएगा, -1 0 में चला जाएगा, ठीक। और यहां से वाटर भी बन जाएगा, वाटर प्लस OH माइनस, ठीक। तो दिस इज द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम इन विच इट एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर 2 रिएक्शन जो आया है, जेई में आया है, तो I2 आयोडीन जो है, आयोडीन प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये इसको क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू आयोडाइड, ये इसको आयोडाइड में कन्वर्ट करता है, ये इसको I माइनस में कन्वर्ट करता है, ट्वाइस में लिखूंगा। और खुद किस में कन्वर्ट होता है, खुद ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 0 को इसने कन्वर्ट किया -1 में, यानी कि इसने इसको रिड्यूस किया, ठीक। खुद क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन में, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, -1 0 में कन्वर्ट हो गया। तो these are the oxidizing and reducing properties of H2O2. Now moving towards the next topic, that is volume strength, बहुत ही important topic है, that is volume strength of H2O2. Now one more topic of this H2O2 is volume strength of H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो मैंने पहले ही कहा ये जो H2O2 है इसको सोल्ड किया जाता है लैब में, जब ये आता है, ये लैब में आता है, इन लैब हम लैब में क्या कहते हैं, लैब में हम कहते हैं 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, हम कहते हैं 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, हम कहते हैं 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो हमें असल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 याद रखना बेटा, अगर मेरे पास X वॉल्यूम ऑफ, अगर कोई देगा मुझे X वॉल्यूम ऑफ H2O2, X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, याद रखना, बड़े बड़े अल्फाज में लिखना। X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 1 लीटर ऑफ
H2O2. 1 liter of H2O2 will give X liters of oxygen at STP. ठीक, तो 1 लीटर ऑफ H2O2 क्या देगा? 1 लीटर ऑफ H2O2 देगा, क्या देगा? ये देगा X लीटर्स ऑफ O2 एट STP, वो मतलब होता है X वॉल्यूम। अब मेरे पास है, सपोज मेरे पास है 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 जो है इट गिव्स, ये क्या देगा? ये देगा 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन at STP. Similarly, मेरे पास है 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 लीटर जो H2O2 है ये कितने लीटर्स देगा? इट विल गिव 20 लीटर्स ऑफ H2O2। ठीक, सिमिलरली अब मेरे पास 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है। 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 30 लीटर्स ऑफ O2। ठीक, वही मैंने कहा X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 जो है वो हमें देता है X लीटर्स ऑफ O2। तो अब मेरे पास 10 वॉल्यूम है। 10 वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 लीटर जो इसका है, किसका? 1 लीटर H2O2 का जो है वो 10 लीटर देगा। तो 20 वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर ऑफ H2O2 देगा 20 लीटर ऑफ दिस ऑक्सीजन। 30 वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर विल गिव 30 लीटर्स ऑफ O2। ठीक, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपको पूछा जाए। नाउ हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालूंगा। ठीक, अब मैं यहां से ऐसे करूंगा, मेरे पास H2O2 है, H2O2 जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O एंड ऑक्सीजन, H2O एंड ऑक्सीजन। ठीक, सिंस इस रिएक्शन को मैं पहले बैलेंस करूंगा, यहां पे हाँ ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2+1, इसको मैं 2 करूंगा, इसको मैं 2 करूंगा। ठीक, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ट्वाइस H2O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, नाउ अब सुनिए बेटा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए। अब ये जो H2O2 है, H2O2 जो है, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, सिंस ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम का 34 होगा, 32 होगा, हाइड्रोजन का 1 है, 2 का 2 होगा, तो इसका होता है 34 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। किसका? ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास होता है H2O2 का। ठीक, यहां पे कितने मोल्स है? यहां पे 2 मोल्स है बेटा। अगर यहां पे 2 मोल्स है, इसका मैं लिखूंगा 2 मोल्स जो है, 2 मोल्स जो है किसके? H2O2 के। ठीक, जो 2 मोल्स है ये क्या देते हैं? 2 मोल्स इज इक्वल टू ये वाला देता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अगर हम वॉल्यूम में देखेंगे, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ H2O2 विल गिव 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गया बेटा? ठीक, तो सिंपल रिलेशन है, 2 मोल्स 1 मोल देते हैं, लेकिन 2 मोल, इसको मैंने ऑक्सीजन जो है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, तो 1 मोल दैट इज 22.4 लीटर्स। ठीक, तो यहां से हमने कहा 2 मोल जो है 22.4 लीटर्स देते हैं। ठीक, तो नाउ अगर मैं यहां से ऐसे लिखूंगा, अगर 22.4 लीटर्स 2 मोल है, तो 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1 लीटर होगा बेटा 2 डिवाइड बाय 22.4 मोल्स। शाबाश। ठीक, 22.4 लीटर्स, वापस मैं रिवर्स में कह रहा हूं, पहले मैंने कहा 2 मोल जो है वो 22.4 लीटर्स है, अब मैं कह रहा हूं 22.4 लीटर्स है वो 2 मोल्स है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक ना, अब मैं कह रहा हूं कि 1 लीटर जो है वो कितने मोल्स के बराबर होगा? दैट इज 2 डिवाइड बाय 22.4। ठीक ना, अब मेरे पास जो है वो X लीटर्स है, यहां के इसके X लीटर्स। अब X लीटर्स कितने मोल्स होंगे? कितने मोल्स ऑफ H2O2 होंगे? वो होंगे बेटा, यहां मैं करूंगा ऐसे 2 डिवाइड बाय 22.4 इंटू X मोल्स। ठीक, तो 2 डिवाइड बाय 22.4, तो इसको मैं करूंगा 2 1 2, दैट इज 11, दैट इज सॉरी दिस इज 1 डिवाइड बाय, वो तो X ही आएगा, X डिवाइड बाय 11.2 मोल्स। याद रखना बेटा, 11 X डिवाइड बाय 11.2 मोल्स, X लीटर्स इसके बराबर होता है। ठीक, सिंस मोलैरिटी जो होती है, अब मैं यहां लिखूंगा मोलैरिटी जो होती है,
हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे आते हैं। हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है, क्वेश्चन स्ट्रेंथ पे आते हैं। ठीक, नाउ अब मैं यहां से लिखूंगा, गौर से देखिए बेटा, अब मैं लिखूंगा यहां पे सिंस x लीटर्स इतने मोल्स होंगे। ठीक, चूंकि मुझे पता है मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक, नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर x लीटर्स में कितने मोल्स आ गए, वो आ गए x डिवाइड बाय 11.2। ठीक, मोल्स आ गए। ठीक, तो मैं लिखूंगा x डिवाइड बाय 11.2 एंड मोलरिटी इज डिफाइंड फॉर 1 लीटर, तो यहां से मैं डिवाइड करूंगा 1। ठीक, तो वो क्या आएगा, मोलरिटी, ये 1 ऊपर जाएगा, दैट इज यहां से मैं दिखाऊंगा ऐसे, तो मोलरिटी जो है, मोलरिटी इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 11.2। ठीक, या मैं इसको लिखूंगा ऐसे, x जो है, x इज इक्वल टू मोलरिटी 11.2 इंटू मोलरिटी। ठीक, तो ये जो x है, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। ये इक्वेशन आपको बेटा याद रखनी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, Vs इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये वाला जो है, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना होगा, ठीक, तो आपको वहां से मोलरिटी फिर गिवन होगा, तो वहां से आपको 11.2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सिंस हम ये भी जानते हैं, ये भी हमें पता है कि नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी जो होता है, दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। सिंस हमारे पास H2O2 है, H2O2 का n फैक्टर जो है दैट इज 2, ये 2 इसमें 2 हाइड्रोजन है देगा ये। ठीक, तो n इज इक्वल टू m इंटू 2, ये जो मोलरिटी है दैट इज इक्वल टू n बाई 2, मोलरिटी इज इक्वल टू n बाई नॉर्मलिटी डिवाइड बाई 2। तो अगर मुझे यहां पे मोलरिटी के बदले नॉर्मलिटी लिखना होगा, मैं लिखूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू n डिवाइड बाई 2, मोलरिटी के बदले, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 होता है बेटा 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो ये इक्वेशन मुझे याद रखनी है। ठीक, तो दो इक्वेशन मुझे आ गए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा इन नटशेल, मैं लिखूंगा यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, नंबर 1 इक्वेशन। ठीक, नंबर 2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। ये दो इक्वेशन मुझे याद रखने हैं। Vs इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो उसके बाद हमें स्ट्रेंथ भी निकालना होगा। ठीक, स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आप याद रखोगे, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ अगर हमें निकालना होगा, स्ट्रेंथ एक्चुअली यानी कि वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, स्ट्रेंथ परसेंटेज में निकालते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो उसके लिए क्या करोगे आप लिखोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10 आपको स्ट्रेंथ आएगा, यानी कि परसेंट स्ट्रेंथ जो है अगर आपको निकालना होगा तो वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 10। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चंस है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें क्वेश्चंस है, हमारे पास क्वेश्चंस है, ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला जो है वो हम याद रखें। तो पहला क्वेश्चन जो है, अगर मैं क्वेश्चन लूंगा तो पहला क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहां पे। तो पहला क्वेश्चन इस बेसिस पे, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे मैं पहला क्वेश्चन लूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो असाइनमेंट से मैं क्वेश्चन लूंगा। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 इज, द क्वेश्चन है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, the volume strength of 1 molar H2O2 is, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 is। सिंस अभी मैंने कहा, अगर आप देखोगे यहां पे दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलरिटी गिवन है, तो क्या करेंगे बेटा, वापस आएंगे यहां पे। तो सिंस यहां पे मोलरिटी गिवन है, मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इट इज 11.2 इंटू मोलरिटी। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू 1, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2। तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आ गया दैट इज 11.2, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 आ गया। ठीक, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है, एक पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। मैंने फॉर्मूला दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम जेई, मैं आपको जेई के क्वेश्चन यहां पे दिखा रहा हूं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2, क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 is,
H2O2 is। अब मुझे स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक, किसका स्ट्रेंथ निकालना है? मुझे स्ट्रेंथ निकालना है 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। गौर से देखिएगा बेटा, मुझे यहां पे स्ट्रेंथ निकालने हैं, बुक को फिलहाल हम यहां पे छोड़ेंगे, ठीक। नाउ हम यहां पे स्ट्रेंथ निकालना, हमें स्ट्रेंथ निकालना इस टाइम, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रेंथ के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? गौर से देखिए बेटा, अगर आपको मोलैरिटी गिवन होगा तो आप सीधे क्या करोगे? आप सीधे दिस मोलैरिटी इनटू 11.2 वो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा। लेकिन आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता ही नहीं है, आपको 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन है, किसका है? H2O2 का। तो मैंने आपको समझाया, अभी मैंने आपको समझाया, X वॉल्यूम जो होता है H2O2 का, X वॉल्यूम का मतलब होता है कि 1 लीटर। तो ये इक्वेशन में यहां लिखूंगा फिलहाल, इससे आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा कि X वॉल्यूम जो होता है, X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब होता है कि ये होता है कि 1 लीटर जो है, 1 लीटर H2O2 जो है, that gives X liters of oxygen at STP। ये हमने पहले ही लिखा, ठीक। X वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? अब मेरे पास 11.2 वॉल्यूम है, 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 लीटर जो है किसका? H2O2 का, इट विल गिव, कितना देगा ये? इट विल गिव 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ठीक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नाउ चूंकि मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले निकालना है, उसके बाद मैं स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं, मुझे स्ट्रेंथ निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ऐसे, हमने कहा यहां पे, हमने कहा ये इक्वेशन देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी मुझे गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालूंगा, किसी और तरीके से निकालूंगा ना। और जब स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में निकालूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, परसेंट स्ट्रेंथ हमें निकालना है। तो हम यहां से नाउ अब सुनिए बेटा, अब हम क्या करेंगे? सिंस हमें पता है H2O2 जो है, H2O2 इट गिव्स H2O प्लस O2, ठीक। इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, इसको लिखूंगा 2 टाइम्स, ठीक। इसको लिखूंगा 2 टाइम्स, इसको लिखूंगा 2 टाइम्स। नाउ अब सुनिए बेटा, अब इसमें क्या है? अगर हम ये लिखेंगे कि ये जो H2O2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? H2O2 का मॉलिक्यूलर मास जो है, दैट इज 34 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन 16 है, दूसरा ऑक्सीजन 16 आएगा, इट इज 32, और हाइड्रोजन 2 आएंगे, 34। लेकिन यहां पे 2 मोल्स है, 2 मोल्स का मास कितना होगा? वो होगा 68 ग्राम। तो मैं लिखूंगा 68 ग्राम जो है, 68 ग्राम ऑफ H2O2, ये कितना है? इट इज इक्वल टू ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर्स, ये 22.4 लीटर्स के बराबर होगा। मीन 68 ग्राम जो है, इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। अब मैं कहूंगा यहां से, अब वापस आएंगे, रिवर्स में आएंगे, 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 68 ग्राम, ये 68 ग्राम के बराबर है, ठीक। नाउ अब मैं लिखूंगा कि 1 लीटर जो है वो कितने ग्राम्स होंगे? वो कितने ग्राम्स होंगे इसके? वो होंगे बेटा 68 डिवाइड बाय 68 डिवाइड बाय 22.4, 22.4 इतने ग्राम्स के बराबर होगा, 68 डिवाइड बाय 22.4 के बराबर होगा, ठीक। नाउ मेरे पास जो है, मेरे पास 11.2 लीटर्स है, चूंकि हमारे पास जो 11.2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है H2O2 का, वो है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 11.2 लीटर्स। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे 11.2 लीटर जो है, 11.2 लीटर जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू कितना आएगा? इंटू आएगा 11.2, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। इसमें क्या हो रहा है? हाँ, 11.2 ये खुद ही आएगा अभी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
68 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 11.2 इसके बराबर होगा। वो कि टोटल में किसके बराबर, जिससे 11.2 यहाँ से 11.2 है, तो 11.2 ये 2 बार 2 इंटू 2 34, तो ये आएगा 34 ग्राम्स। याद रखना बेटा, याद रखना। तो 11.2 लीटर जो है दैट इज 34 ग्राम्स। तो ये हमें यहां से भी पता चलेगा, क्योंकि 68 लीटर जो है 22.4 लीटर्स है, इसका हाफ जो होगा वो इसका हाफ होगा, वो हमने ऐसे निकाला। 11.2 लीटर इज 34 ग्राम्स, ये मैंने इसका निकाला। 11.2 लीटर इज कॉल्ड 34 ग्राम पर लीटर। लेकिन ये आएगा यहाँ पे ग्राम पर लीटर, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ, ये आएगा ग्राम पर लीटर आएगा ये, ठीक। ग्राम क्योंकि हमने यहाँ पे 24.4 डिवाइड किया, तो ये ग्राम्स में है, ये लीटर्स में है, तो आएगा ग्राम पर लीटर। तो ये इसका आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दिस इज द वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 34 ग्राम पर लीटर। 34 ग्राम पर लीटर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। नाउ मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मुझे निकालना है, ठीक। सिंस 34 ग्राम पर लीटर का मतलब यह है कि 1000 ml जो है 1000 ml कंटेन्स 34 ग्राम्स ऑफ H2O2। 34 ग्राम्स ऑफ H2O2 होगा इसमें, किसमें, 1000 ml में, ठीक। तो वेट बाय वॉल्यूम जो होता है, वो स्ट्रेंथ जो होती है, परसेंट जो होता है, वो 100 ml के लिए होता है, ठीक। तो 100 ml जो होगा दिस विल कंटेन 34 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे एक ही जीरो रहेगा, तो वो बन जाएगा इज इक्वल टू 3.4% आएगा, 3.4% आएगा यहां से, ठीक। या हम सीधे कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा आपको, फॉर्मूला बता दिया आपको, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा यहां पे, मैंने कहा स्ट्रेंथ यानी कि वेट बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10। तो असल में वही है, क्योंकि यहां पे जो स्ट्रेंथ है दैट इज फॉर वॉल्यूम बाय वेट, वो 100 ml के लिए लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये ग्राम पर लीटर, मैंने कहा 1000 ml में 34 ग्राम है, 100 ml में कितना होगा, 34 डिवाइड बाय 1000 तो 100, ठीक। तो वो आया 3.4%। या सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो है, ठीक, स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया था, हमें आ गया 34, तो 34 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3.4, फिर से वही आ गया। तो हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालोगे, अगर आपको परसेंट स्ट्रेंथ निकालना है, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज में परसेंट निकालना है, परसेंट स्ट्रेंथ, तो आप सिंपली वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिवाइड 10 करोगे, आपको वहां से परसेंट स्ट्रेंथ आएगा, ठीक। ये एक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी होगा, अब आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे हम, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। बहुत ही इजी है बेटा। नाउ मैंने आपको मेथड दिखाया कैसे करना है, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे H2O2, ठीक। गिव्स ये क्या देता है, इट गिव्स H2O प्लस O2, ये 2 बार, ये भी 2 बार मिलेगा हमें यहां से, ठीक। नाउ चूंकि हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक, हमें उसके बाद स्ट्रेंथ निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक। तो अगर मुझे वहां से गिवन होता मोलरिटी, तो मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालता। सिंस वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इट इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, ठीक। तो मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं निकालना, मुझे स्ट्रेंथ निकालना। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 10, ठीक। लेकिन मुझे मोलरिटी गिवन नहीं है, तो मैं इस फार्मूला से नहीं निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे, मैं फिर से वही कहानी लिखूंगा। 68 ग्राम जो है इट गिव्स 22.4 लीटर्स, ये 22.4 लीटर्स देगा, ठीक। नाउ अब मैं यहां से मैंने कहा कि वापस आएंगे, 22.4 लीटर्स 68 ग्राम है, ठीक। अगर 1 लीटर होगा, 1 लीटर का मतलब क्या है, दैट इज 68 डिवाइड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर आएगा ये, ठीक। 1 लीटर जो है वो इतने ग्राम पर लीटर होंगे, ठीक। नाउ
क्योंकि मेरे पास कितने लीटर्स है, मेरे पास 10 वॉल्यूम है। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 जो है इट गिव्स 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 10 लीटर ऑक्सीजन की देता है, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा 10 लीटर्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 10 के बराबर। तो वो किसके बराबर? लेकिन ग्राम पर लीटर, तो वो आएगा 680 डिवाइड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर के बराबर आएगा, ठीक। तो ये मुझे क्या आ गया? दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया, ठीक। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 30.305 के बराबर आएगा, ग्राम पर लीटर के बराबर आएगा, ठीक। तो ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 30.05 ग्राम पर लीटर। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना होगा, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मुझे निकालना होगा, मैं सिंपली इसको डिवाइड 10 से करूंगा, दैट इज 30 डिवाइड बाय 30.05 डिवाइड बाय 10, वो आएगा ऑलमोस्ट आएगा 3.0005, मैं लिखूंगा 3.0%, ऐसे आएगा। तो ये आंसर आ गया। या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो कि 30.05 ग्राम लीटर का मतलब ये है कि ये ऐसे हम कर सकते हैं, यहां से ऐसे कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा 1000 ml जो है, 1000 ml में कितना है? 1000 ml में 30 ग्राम प्रेजेंट है, ऐसे मैं लिखूंगा, फिलहाल 30 लिखूंगा। तो 100 में कितना होगा? 100 में कितना होगा? 100 ml में कितना होगा? दैट इज 30 डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो 2020 कैंसिल, वो आएगा यहां से, ये वाला कैंसिल, वो आएगा 3%, तो यहां से भी यही आ गया। तो जब आपको स्ट्रेंथ निकालना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिवाइड से 10 कर लो, तो वहां से आएगा आपको परसेंट स्ट्रेंथ। तो ये मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन दिखाए, ये मैंने आपको परसेंट स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन दिखाए। तो इसमें चांसेस है क्वेश्चन आने के। नीट में अभी तक इसमें क्वेश्चन नहीं आया, और ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, तो इन पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, दैट इज स्टोरेज। हम देखेंगे स्टोरेज इस H2O2 का। नाउ मैं लिखूंगा अब स्टोरेज ऑफ H2O2, स्टोरेज ऑफ H2O2। ये जो H2O2 है बेटा, इट इज डेलिकेट, ठीक। इट इज डेलिकेट, इसको स्टोर किया जाता है, इसको प्रिकॉशन लिए जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है। मैं लिखूंगा H2O2 डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज हो जाता है। H2O2 डिकम्पोजेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ऑन एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट, ये डिकम्पोज हो जाता है जब इसको लाइट पड़ जाती है, ठीक। नंबर टू, तो कैसे डिकम्पोज हो जाता है? H2O2 मैंने आपको दिखाया, इट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस O2, ये डिकम्पोज हो गया, वहां पे H2O2 रहा ही नहीं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, और अब खाली लाइट से डिकम्पोज नहीं होता है, इन प्रेजेंस ऑफ नंबर टू इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस, यानी कि अगर मेटल के कंटेनर में होगा, मेटल के कंटेनर में होगा, एंड इन गिलास बोटल्स, अगर ये गिलास बोटल्स में होगा, ठीक, ये क्या होता है? ये वहां पे भी डिकम्पोज होता है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिखूंगा यहां पे मेटल कंटेनर्स, ठीक। मेटल कंटेनर्स और गिलास बोतल जो है उनमें इसको स्टोर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये जो मेटल कंटेनर्स है या गिलास बोटल्स है, दे समटाइम दे कंटेन ए लिटिल बिट ऑफ अल्कली, इसमें थोड़ी सी अल्कली होती है, विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, जो इसको डिकम्पोज करता है, जो कैटलिस्ट एक्ट करता है इसको, और ये डिकम्पोज करते हैं इसको, ठीक। बिकॉज दीज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली, इनमें थोड़ा सा अल्कली होता है, तो इनमें ये स्टोर नहीं किया जाता है। ना तो गिलास के बोतल में स्टोर किया जाएगा, ना तो मेटल के कंटेनर में स्टोर किया जाएगा। अब किस में स्टोर करेंगे? ना तो ये लाइट में हम रख सकते हैं, ठीक, इसको डार्क में रखना पड़ता है, ठीक। अब क्या करेंगे? तो इसका स्टोरेज जो है दैट इज डेलिकेट, ये बहुत ही डेलिकेट है। अब क्या करते हैं हम? अब हम या तो हम इसको करते हैं, या तो हम प्लास्टिक, इट इज स्टोर्ड, मैं लिखूंगा इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स, ठीक। ये प्लास्टिक बोटल्स में स्टोर किया जाता है, ये प्लास्टिक बोटल्स में स्टोर किया जाता है। और गिलास कोटेड विद वैक्स, और गिलास कोटेड विद वैक्स या लाइनेड विद वैक्स,
अगर हमें एक गिलास में स्टोर करना होगा, लेकिन उस गिलास के अंदर से कोटिंग होनी चाहिए। किसकी कोटिंग होनी चाहिए? वो वैक्स की कोटिंग होनी चाहिए। इन नटशल हम ज्यादातर जब भी सेल मार्केटिंग हो जाती है इस H2O2 का, ज्यादातर ये प्लास्टिक बोतल्स में आता है। ये ना तो गिलास के बोतल्स में आता है, ना तो ये मेटल कंटेनर्स में आता है। ठीक, दिस ए प्रिकॉशन फॉर स्टोरिंग H2O2। ठीक, एंड इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट, अगर डस्ट होगा बेटा, डस्ट आल्सो इंड्यूसेस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन। तो डस्ट भी इसको डिकम्पोज करता है। तो मैं लिखूंगा इन डस्ट आल्सो, मैं लिखूंगा डस्ट आल्सो डिकम्पोजेस, डस्ट आल्सो डिकम्पोजेस, डस्ट आल्सो डिकम्पोजेस H2O2। ठीक, ये इसको डिकम्पोज करता है, ये एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन करता है। कौन सा? डस्ट इसको। ठीक, तो डस्ट में भी इसको नहीं रखना चाहिए, डस्ट से हमें इसको दूर ही रखना चाहिए। देयरफॉर इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, अवे फ्रॉम डस्ट। ठीक, तो डस्ट से इसको ज्यादा खतरा है, क्या? क्योंकि वहां पे एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक, नाउ द लास्ट थिंग इज यूजेस। अब इसका यूज क्या होगा? ठीक, तो यूज इसका ये है कि यूजेस ऑफ H2O2 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक, फॉर ब्लीचिंग हेयर, हेयर को ब्लीच करने में। अब क्यों इसका ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है? बिकॉज H2O2 डिकम्पोज इनटू वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन ये क्या करता है? ये कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस बनाता है। तो दैट इज ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीचिंग एक्शन है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। किसके ब्लीचिंग के काम आता है? पेपर, पेपर को ब्लीचिंग करती है। ठीक, पल्प एंड टेक्सटाइल्स, ये टेक्सटाइल को भी ब्लीचिंग करता है। कौन सा? H2O2। इट इज आल्सो यूज एज ए एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। ठीक, and it is also used as it is used in environmental chemistry, green chemistry में use किया जाता है। It is used in environmental chemistry, it is used in environmental chemistry, यानी कि green chemistry में use किया जाता है, green chemistry में use किया जाता है to control pollution, to control pollution। ठीक, to control pollution। और last point of this H2O2, it is sold under the name perhydrol। याद रखना, it is sold under the name perhydrol। ठीक, तो लैब में जब आता है ये 10 वॉल्यूम perhydrol, 20 वॉल्यूम perhydrol आता है। ठीक, तो H2O2 सोल्ड किया जाता है in terms of perhydrol। तो this was all about H2O2। हर एक चीज हमने इसमें डिस्कस किया। तो मैंने पहले ही कहा इट कैरीज 1 मार्क्स इन द नीट। तो नीट में इसका एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट H2O2। अब हमें इसका एक पार्ट रह गया, दैट इज डाइहाइड्रोजन। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।